तो मुझे लगता है एक चलन चला है कि जूनियर को रखो, उससे जैसा काम कराना चाहो वैसा काम कराओ और वो काम करेगा। तो इसीलिए ये दौर चल रहा है कि जो सीनियर, किसी भी फील्ड में जाइए आप, राजनीति अकेले नहीं, किसी भी फील्ड में जाइए, वो ये कहने लगे कि 45 साल से ऊपर का आदमी हमें नहीं चाहिए। पार्टी के पास अगर विकल्प नहीं होते तो हो सकता है प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय दोनों को वो एब्जॉर्व कर लेते राष्ट्रीय कार्यकारिणी। लेकिन बीजेपी के पास यूथ की बड़ी टीम है राज्य की राजनीति में। कारण उसका एक और है कि मोहन यादव इनसे जूनियर हैं, ये सीनियर लीडर हैं। इनका पार्टी में कद किसी दौर में बहुत बड़ा हुआ करता था। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे। वहाँ दूसरी ओर प्रहलाद पटेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रहलाद पटेल सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं का कद बहुत बड़ा है, लेकिन वो किसके अंडर में है? मोहन यादव के। तो जूनियर के अंडर में काम करना किसी के लिए भी, तो उत्तर प्रदेश की जमावट के लिए उसके नज़दीकी प्रदेश मध्य प्रदेश से भी कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये मंत्री जातीय गणित के आधार पर होंगे। आप ये भी मान के चलिए कि अगर पार्टी नया मंत्री मध्य प्रदेश से कोई लेती है तो ड्रॉप भी होंगे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री 5 हो यथावत बने रहेंगे, ये तय पार्टी को करना है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद तो ज़रूर है कि मध्य प्रदेश को भी नया प्रतिनिधित्व मिल सकता है, या महिला मिनिस्टर बन सकती हैं, या हो सकता है जातिगत आधार पर भी कोई मंत्री बन जाए। देखिए, लेकिन वो तो विधायक है ना, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में तो जा नहीं सकते, उन्हें सांसद बनना पड़ेगा। हाँ, एक अवसर जरूर है कि जो लोग मोहन यादव सरकार में मंत्री नहीं रहना चाहते, 21 जुलाई से सत्र है, तो हो सकता है 18-19 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली को अगर आप जानते हो या देखते हो तो बीजेपी जल्दी कोई 2 फैसले नहीं करेगी। राजनीति में सब कुछ बदलने वाला है। दिल्ली में एक साथ कई बड़े राजनीतिक फैसलों की चर्चा तेज है। खबरें हैं कि संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति भी हो सकती है। भाजपा संगठन में कई बड़े बदलाव की अटकलें हैं। इन संभावित फैसलों का असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ेगा, कौन मंत्री बन सकता है, किसकी छुट्टी हो सकती है और किन नेताओं की भूमिका बदल सकती है, इन सभी सवालों पर हमने वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक जी से विस्तार से बातचीत की है। सबसे पहले हमने समझा, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा कितनी मजबूत है। देखिए, जब कोई भी विस्तार होता है तो संभावना हर राज्य की जागती है। हर राज्य में दावेदार होते हैं, जातीय समीकरण, लिंग के आधार पर पुरुष और महिला, तमाम कयासबाजी शुरू हो जाती है। इस बार फिर विस्तार की चर्चा है और कहा जा रहा है कि जो 21 जुलाई से लोकसभा का सत्र होने वाला है उससे पहले विस्तार हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश से 5 सेंट्रल मिनिस्टर हैं इस समय, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले 8-10 महीने के अंदर, तो उत्तर प्रदेश की जमावट के लिए उसके नज़दीकी प्रदेश मध्य प्रदेश से भी कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये मंत्री जातीय गणित के आधार पर होंगे। मुझे लगता है कि एक तो जाति गणित होगा और दूसरा महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात बीजेपी कर रही है, पार्टी में कर रही है, तो मुझे लगता है कि महिला प्रतिनिधित्व भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश से दावेदार तो बहुत हैं, अगर हम गिनती करें तो ऐसा लगता है कि फिर कोई बचेगा नहीं, क्योंकि कोई 2 बार जीता है, कोई 4 बार जीता है, सबके अपने अपने जातीय गणित हैं। वहाँ चाहे हम भिंड से संध्या राय की बात कर लें, सतना आ जाएं तो हम गणेश सिंह की बात कर लें, शहडोल तरफ चले जाएं तो हिमाद्री की बात कर लें, राज्यसभा में जो सदस्य हैं चाहे माया नारोलिया हों, वहाँ कविता पाटीदार हों, ऐसे तमाम नाम चर्चाओं में आते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे, हाँ, इसमें पूर्व अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी नाम लिया जा रहा है कि वो यूथ हैं, सक्रिय रहे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों में से पार्टी कितने लोगों को ले। आप ये भी मान के चलिए कि अगर पार्टी नया मंत्री मध्य प्रदेश से कोई लेती है तो ड्रॉप भी होंगे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री 5 हो यथावत बने रहेंगे। मुझे लगता है इसमें भी कटौती होगी और उसके आधार पर दूसरी तरफ जातीय समीकरण के आधार पर नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। लेकिन इन मंत्रियों का क्या वाकई में परफॉर्मेंस रहेगा, या उन्होंने सांसद रहते क्या काम किया है, या सिर्फ ये आधार होगा कि वो किस वर्ग से हैं और कितनी बार से सांसद हैं, ये तय पार्टी को करना है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद तो ज़रूर है कि मध्य प्रदेश को भी नया प्रतिनिधित्व मिल सकता है, या महिला मिनिस्टर बन सकती हैं,
या हो सकता है जातिगत आधार पर भी कोई मंत्री बन जाए। जब नए चेहरों की चर्चा होती है तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ नए मंत्री जुड़ेंगे या फिर मौजूदा मंत्रियों में भी फेरबदल होगा। क्या मध्य प्रदेश के वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में किसी की विदाई हो सकती है? इस पर उनका क्या विश्लेषण है, सुनिए। देखिए, लेकिन वो तो विधायक है ना, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में तो जा नहीं सकते, उन्हें सांसद बनना पड़ेगा। हाँ, एक अवसर जरूर है कि जो लोग मोहन यादव सरकार में मंत्री नहीं रहना चाहते उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में या यूँ कहें हम कि कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है, क्योंकि जो नितिन नवीन अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी का भी गठन प्रस्तावित है और कहा यह जा रहा है कि पहले कार्यकारिणी बनेगी, हो सकता है 5 जुलाई तक आ जाए और उसके बाद 15 दिन का गैप रहेगा, 21 जुलाई से सत्र है, तो हो सकता है 18-19 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली को अगर आप जानते हो या देखते हो तो बीजेपी जल्दी कोई 2 फैसले नहीं करेगी। इस दौरान एक और बात आ रही है कि राज्यपालों का भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उनका कार्यकाल 9 तारीख को ख़त्म हो रहा है। इसी तरह की बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनका भी कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है। तो अब ये 3 विषय ऐसे आ रहे हैं जिन पर पार्टी को फैसले करने हैं। तो कौन सी चीज़ ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूर सवाल लोगों का उठता है कि राज्यपाल का 9 तारीख को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो नया राज्यपाल आएगा। ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था हमारे यहाँ ये है कि अगर राष्ट्रपति चाहे कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक वो राज्यपाल रह सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति फैसला नहीं ले रहा तो 3 महीने 4 महीने भी चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई जल्दबाजी नहीं है कि राज्यपाल किसको बना दिया जाए। हाँ, पार्टी के लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन और दूसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। तो संभावना यही है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर ये 2 बड़े फैसले हो सकते हैं। अगर दिल्ली में कैबिनेट विस्तार, राज्यपालों की नियुक्ति और संगठन में बदलाव एक होते हैं तो इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। क्या मोहन यादव सरकार की मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा? क्या प्रदेश में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है? आइए सुनते हैं। देखिए, नेता तो चाह रहा है, जैसी चर्चाएं हैं हम लोगों से सुनते हैं तो वो चाहते हैं कि राज्य की राजनीति में, कारण उसका एक और है कि मोहन यादव इनसे जूनियर हैं, ये सीनियर लीडर हैं। इनका पार्टी में कद किसी दौर में बहुत बड़ा हुआ करता था। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे। वहाँ दूसरी ओर प्रहलाद पटेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रहलाद पटेल सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं का कद बहुत बड़ा है, लेकिन वो किसके अंडर में है? मोहन यादव के। तो जूनियर के अंडर में काम करना किसी के लिए भी, आप और हम हैं, मान लीजिए आप हमारे बॉस हो जाएं, तो सहज नहीं है। हर आदमी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं अपने किसी जूनियर के साथ या जो हमारे नीचे रहा उसके अंडर में हम काम करें। तो ये 2 नेता असहज हैं, ये बात हम लोग के पास समय समय पर आती है। लेकिन क्या नेता की इच्छा राष्ट्रीय नेता तो पूरी करेगा? भाई, इच्छा तो सबकी होती है कि हमें मंत्री बना दो, हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रख दो, हमें नेशनल लीडर। तो क्या पार्टी के लिए आप उपयोगी हैं? ये फैसला पार्टी को करना है। तो पार्टी के पास विकल्प बहुत हैं। पार्टी के पास अगर विकल्प नहीं होते तो हो सकता है प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय दोनों को वो एब्जॉर्व कर लेते राष्ट्रीय कार्यकारिणी। लेकिन बीजेपी के पास यूथ की बड़ी टीम है, वो जिसे हम सेकंड लाइन कहते हैं, 50 से 55 के बीच वाले या 45 से 55 के बीच वाले, बहुत लंबी कतार है। जब लंबी कतार है तो उसकी उपेक्षा पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वो दौड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पार्टी के नेताओं का निर्देश सुन सकते हैं। जूनियर के साथ एक लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि जूनियर सीनियर की बात को सुनता है, गंभीरता से लेता है। लेकिन अगर आप उस पद पर किसी बड़े सीनियर को बिठा दें तो फिर वो आपकी बात बहुत सहजता से स्वीकार नहीं करता, वो किंतु परंतु लगाना शुरू कर देता है। इसीलिए ये दौर चल रहा है कि जो सीनियर, किसी भी फील्ड में जाइए आप, राजनीति अकेले नहीं, किसी भी फील्ड में जाइए, वो ये कहने लगे कि 45 साल से ऊपर का आदमी हमें नहीं चाहिए। हम जर्नलिज्म में देख रहे हैं, वो कहते हैं कि 45 से ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि जो 50 पे बैठा है वो 55 वाले आयु वाले को अपने साथ नहीं रख सकता, असहज हो जाएगी, उसकी योग्यता से असहज हो जाएगा। 55 वाला एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, उसे लिखना पढ़ना आता है और वो आपकी हर गलत बात को नहीं स्वीकारेगा। जूनियर आपकी गलत बात को भी हाँ कह देगा। तो मुझे लगता है एक चलन चला है कि जूनियर को रखो, उससे जैसा काम कराना चाहो वैसा काम कराओ और वो काम करेगा। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों में भी वही स्थिति है।
फिलहाल इन सभी मुद्दों पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में होने वाले फैसलों का असर मध्य प्रदेश की राजनीति में जरूर दिखाई देगा। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इन चर्चाओं को हकीकत में कब और कैसे बदलता है। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्गज चेहरे क्या केंद्रीय राजनीति में शामिल हो सकते हैं, क्या संगठन का हिस्सा बन सकते हैं? क्या अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।